कुछ स्टॉक पे भी अपने को ध्यान देना है। और जिसके लिए मैंने एक बताया था बिजनेस इंडिया मैगजीन, तो अभी एक नया वाला इसका आ गया है। अ, ये इसका है आउटलुक 2025, ये मैगजीन का। तो इसमें मैंने आप लोग को एक पेज बताया था। इसमें जो लिसनिंग पोस्ट ये पेज रहता है, इसमें इस बार तीन चार स्टॉक्स के बारे में डिटेल दिया है। पहला स्टॉक मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, जो है नारायण हृदयालय। नारायण हृदयालय मतलब एक हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। स्पेशलाइजेशन इसका हार्ट सर्जरी वगैरह में है। मेनली हेल्थ केयर सर्विस हर तरीके की प्रोवाइड करता है, फिर भी स्पेशलाइजेशन इसका हार्ट में है। और इसके कई जगह इसके हॉस्पिटल है, और विदेश में भी इसका एक हॉस्पिटल है जिसको केमैन आइलैंड्स में है जो। तो उसके बारे में इस बार डिटेल दिया है। और जैसा कि अभी ये सब चल रहा है, मार्केट खराब चल रहा है, स्टॉक अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके पास कुल मिलाकर 5,790 बेड हैं, मतलब 5,790 लोगों को एट ए टाइम ये लोग भर्ती कर सकते हैं। और टोटल इनकी कैपेसिटी जो है 6,250 बेड्स की है। और इनका अभी इन्होंने 536 करोड़ का अपना कैपेक्स किया है। कैपेक्स मतलब कि एक्सपेंशन किया है, यानी नए हॉस्पिटल खोले हैं या नए बेड बेड जो है वो ऐड किए गए हैं। और इन्होंने 160 करोड़ का एक ज़मीन भी खरीदी है बेंगलुरु में। और इनका कलकत्ता में भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी ये एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। इस बार के इस बिजनेस इंडिया में इसके बारे में डिटेल दिया है। और लगभग जो कलकत्ता में 700 बेड अपना ऐड करने वाले हैं, ग्रीनफील्ड बेड्स, मतलब ग्रीनफील्ड मतलब कि जो नया हॉस्पिटल जो ये लोग बनाएंगे। और बेंगलुरु में 150 ब्राउन फील्ड बेड्स। ब्राउन फील्ड बेड्स का मतलब होता है कि पहले से एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में इसको ऐड किया जाएगा, यानी जितना भी होगा उसमें 150 बेड ये और जोड़ेंगे। रायपुर में भी ये एक फैसिलिटी बना रहे हैं, जो कि अगले 3-4 साल में इनकी ऑपरेटिव हो जाएगी। और जो इनका मैनेजमेंट है, इन्होंने कहा है कि 500 करोड़ का हम कुल मिलाकर कैपेक्स करेंगे। कैपेक्स का मतलब होता है कि कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु, कलकत्ता, इनमें तो कर ही रहे हैं। कलकत्ता में इनका 300 बेड का राजर हाट फैसिलिटी है, और उनका 350 बेड की है, जिसको बढ़ाकर ये 1,000 बेड करने वाले हैं, जिसका अप्रूवल भी इनको 3-4 हफ्ते में मिल जाएगा। और इनका जो केमैन केमैन आइलैंड्स, मतलब विदेश में इनका भी एक आइलैंड है, जो कि अभी 2024-25 में ही वो ऑपरेटिव हुआ है। और उससे भी जो है अच्छा, मतलब इनका मार्जिन आने के चांसेस हैं। और द हॉस्पिटल हैज कमेंस्ड आउट पेशेंट सर्विसेज। आउट पेशेंट मतलब ओपीडी भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और इन पेशेंट ऑपरेशन तो उनका रहता ही है। तो मेरा ये कहना है कि जो नारायण हृदयालय है, ये इसको अगर हम लंबे समय के लिए अगर इसमें वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मतलब लंबे समय यानी कि लगभग 3-4 साल के लिए, यानी जैसा कि हमारे मतलब यूसुफ भाई भी चाह रहे थे कि 3-4 साल में, तो इनकी कैपेसिटी जिस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ऐसा उम्मीद है कि बहुत अच्छा इनका रिजल्ट भी आने लगेगा। क्योंकि कुछ जगह ये ब्राउन फील्ड कर रहे हैं। ब्राउन फील्ड का मतलब कि ऑलरेडी हॉस्पिटल है और तुरंत ही बेड बस उसमें ऐड करना रहेगा, तो एक्स्ट्रा इनकम इनकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ समय से कि सारा मार्केट तो गिर रहा है, लेकिन कुछ जो स्टॉक हैं, जैसे कि हॉस्पिटल स्टॉक, मेडिकल स्टॉक, ये जो है कुछ बढ़ रहे हैं। जो कि मैंने एक डाटा ही बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ एक डाटा। फार्मा स्टॉक, ये सब चीज़ें जो हैं कुछ बढ़ रही हैं, है ना? इनमें मैंने एक डाटा बनाया था। ये डाटा जो है पिछले 6 दिन में कौन सबसे ज़्यादा बढ़े हैं वो दिखाता है। वो डाटा में मैं आपको ले चलता हूँ। तो आप इसमें देखेंगे कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं, और जैसे एक है पीपीएल फार्मा, मतलब कि पीरामल फार्मा। पीरामल फार्मा कल जो है इतना मार्केट में सेलिंग हुआ था, उसके बाद भी ये लगभग 6% बढ़ा था। आज भी ये 0.99% बढ़ा हुआ है। यानी फार्मा स्टॉक और हॉस्पिटल स्टॉक फिलहाल अगले 1 साल तक मुझे लग रहा है कि इन्हीं के बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं, बाकी के बढ़ने के कुछ कम दिख रहे हैं। और जैसे ये देखिए बायोकॉन का, इसमें आपको दिख रहा होगा बायोकॉन यहाँ पे, है ना? ये बायोकॉन भी एक मेडिकल वाली कंपनी है। ये पिछले 6 दिन में 8% बढ़ी है।
आप इसका जो डाटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप देखेंगे कि लगभग बायोकॉन 8% बढ़ा है, जबकि इस बीच में मार्केट कितना गिरा है। अधिकतर लोग लॉस ही कर रहे हैं, लेकिन बायोकॉन बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि मेडिकल स्टॉक, फार्मा स्टॉक, ये जो है इस गिरावट में अच्छा करेंगे। तो अगर हमको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी रहना चाहिए, फार्मा स्टॉक में भी और हॉस्पिटल स्टॉक में भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि नारायण हृदयालय जो है वो आगे चल के कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आज देखिए, आज भी मार्केट हालांकि थोड़ा सा रिकवरी हुई थी, आप यहाँ पे डेटा में देखेंगे। आज वाले में 14 तारीख में अदानी पावर जो है 20% बढ़ा था, इंडियन ओवरसीज बैंक 18% बढ़ा था, सेंट्रल बैंक 18%, आईडीबीआई बैंक 17.6%, यूको बैंक 17.4%, यानी आज बैंकों का ही दिन रहा। अच्छा, अपने अगर निफ्टी को चलना है तो बैंकों का चलना जरूरी है। अगर बैंक नहीं चलेंगे तो बाकी चीजें भी नहीं चलेंगी, है ना। तो यानी अगर सबसे अच्छा, अभी कई दिन से आप देख रहे होंगे कि बैंक बहुत दिन से लगातार गिर रहे थे। आज सबसे अच्छा ये है कि आप देखेंगे इसमें जो आज के ये 5 टॉप गेनर मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये 5 टॉप गेनर, इनमें 4 तो बैंक के हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक। महाराष्ट्र बैंक इधर ये भी आज 13% चला है ना। और भी बैंकों को देखेंगे, बंधन बैंक 7% करीब चला है, 7.5%। इस तरीके से आज बैंक चले हैं, तो अब ऐसा उम्मीद मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ रिकवरी अपने को दिखेगी। तो चलिए, अब दूसरा स्टॉक है एक, तो नारायण हृदयालय को आप लोग नोट कर लीजिए। और नारायण हृदयालय का आज हम देखते हैं कि इसका क्या रहा है। नारायण हृदयालय का, नारायण, अपन आ जाते हैं मनी कंट्रोल पे। नारायण हृदयालय, ये मनी कंट्रोल पे अपन आ गए और देखते हैं कि इसका स्टॉक का आज परफॉर्मेंस कितना था। अभी ये चल रहा है 1292 रुपये में। आज ये लगभग 20%, 20 रुपये बढ़ा है, यानी 1.62% बढ़ा है। और हालांकि इसका ट्रेंड तो न्यूट्रल दिखा रहा है, ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड न्यूट्रल दिखा रहा इसमें मनी कंट्रोल में, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है। आप इस बीच में अगर देखेंगे तो मार्केट में इतनी गिरावट हुई है, अपन पिछले अगर 3 महीने का देखें तो गिरावट तो यहाँ से यहाँ तक हुई है सभी में, इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक गिरावट हुई है। लेकिन ओवरऑल जो है पिछले 2-3 महीने के लेवल पर ही अभी है, यानी जो दिसंबर में था, नवंबर में यहाँ था, नवंबर में भी लगभग 1200 के आसपास था। यानी देखा जाए कि पिछले 2 महीने में अधिकतर स्टॉक 10 से 20%, 30% तक गिर गए हैं, लेकिन ये आज भी उसी लेवल पर है, यानी मजबूती अच्छी दिखा रहा है। तो अगर लंबे समय के लिए अपन इसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो अपन इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसका बाकी पी रेशियो वगैरह भी आप लोग इसमें देखिएगा, मैं आप लोग को बताया हूँ कि मनी कंट्रोल में देखा करिए, कुछ पढ़ा करिए, है ना। इसके बाकी टेक्निकल्स भी जो है, डिलीवरी भी इसमें ठीक ठाक हो रही है। डिलीवरी का ये परसेंटेज दिखा रहा है, कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम, ये इसका टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है, और ये जो छोटा सा रहता है हरे कलर का, ये रहता है इसका डिलीवरी वॉल्यूम। तो डिलीवरी वॉल्यूम भी ठीक ठाक चल रही है। आज वाला तो अभी नहीं आया, आज वाला बाद में आता है, इसलिए कल नहीं दिखेगा अपने को। तो और आनंद राठी ने इसको नवंबर 2024 में, ये देखिए आनंद राठी ने इसको वो भी कहा है खरीदने के लिए, बाई, इसके तरफ से एक रिकमेंडेशन भी आई है आनंद राठी की तरफ से। इसमें बाई नारायण हृदयालय, टारगेट आप 1550 दिया है, तो अपन इसको आगे रख सकते हैं। 1200 के आसपास है, 1292 रुपये है, 1300। अगर मान लीजिए 1550 जाता है तो लगभग समझिए कि 10-20% तो मिल ही सकता है, अगर अगले 1-2 महीने में चला जाए तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि बाकी जैसा कि दिख रहा परफॉर्मेंस, तो वो भी अच्छा, अस्पताल का, फार्मा का, ये सब अच्छा ही दिख रहा है। चलिए, अब अगला अपन लेते हैं, ये है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। इसके जो ये बिजनेस इंडिया का जो वो है लिसनिंग पोस्ट रहता है, जो मैं आपको बताया हूँ पहले भी कि आप इसको जरूर देखा करिए।
इसको फिर से अपन खोल लेते हैं। ये देखिए, ये अगला स्टॉक इन्होंने इस बार बताया है, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, ये जो केएफसी और पिज्जा हट हैं, इंडिया में इसका सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी है देवयानी इंटरनेशनल। और आप लोग देख रहे हैं कि केएफसी का, पिज्जा हट का, इनका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। और ये देवयानी इंटरनेशनल एक मतलब सोल फ्रेंचाइज है। इधर सोल फ्रेंचाइज है कोस्टा कॉफी ब्रांड, कोस्टा कॉफी भी आती है, उसका भी ये सोल फ्रेंचाइजी है। केएफसी का और पिज्जा हट का तो है ही। और जो एक साउथ इंडियन वेजिटेरियन फूड चैन है वांगो, जो कि 10 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसका भी ये रिटेल बिजनेस देखते हैं ये लोग। यानी इनके जो वो होते हैं, कहा जाए आउटलेट, उसमें ये भी वांगो भी रहता है, कोस्टा कॉफी भी रहता है, केएफसी भी रहता है, पिज्जा हट, यानी इन सबके ये फ्रेंचाइज हैं इंडिया में। और आप इन सभी का जैसे कंजम्पशन इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। पहले लोग ये पिज्जा वगैरह खाना कम पसंद करते थे, आजकल सभी आप देखेंगे कि पिज्जा खा रहे हैं लोग, है ना। और जोमेटो और स्विगी का डिलीवरी भी होता जा रहा है, तो आजकल पिज्जा भी इसी तरीके से तुरंत मंगाते हैं, आधे घंटे के अंदर पहुंच जाता है, और काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। तो यानी इनका कंजम्पशन बढ़ रहा है। और देवयानी इंटरनेशनल का लगभग 1900 से भी ज़्यादा स्टोर इंडिया में है ना। 260 सिटीज में इनके आउटलेट हैं। इसके अलावा थाईलैंड, नाइजीरिया और नेपाल में भी इनके आउटलेट हैं। और द कंपनी हैज एक्सपेंडेड इट्स ब्रांड पोर्टफोलियो विद द एडिशन ऑफ 3 न्यू लाइफस्टाइल क्यूएसआर ब्रांड्स। इन्होंने 3 और अपने पोर्टफोलियो में ब्रांड जोड़े हैं। कौन सा? टी लाइव, न्यूयॉर्क फ्राइज एंड सनूक किचन। यानी इनके भी जो आउटलेट है वो भी ये खोलेंगे। टी लाइव यानी चाय के लिए, न्यूयॉर्क फ्राइज और सनूक किचन का भी। टी लाइव इज ए रिनाउंड, ये टी लाइव जो है मलेशियन ब्रांड है, मलेशियन टी एंड बीवरेज ब्रांड है। बीवरेज मतलब कि जो कोका कोला वगैरह टाइप का जो ठंडा होता है, जिसको कहते हैं वो। न्यूयॉर्क फ्राइज है कनेडियन क्विक सर्विस स्नैकिंग ब्रांड है, जो कि फ्रेंच फ्राइज, हॉट डॉग्स, पुटीन एंड सनूक, और सनूक किचन है पॉपुलर सिंगापुर बेस्ड। ये सनूक किचन सिंगापुर का है। टी लाइव मलेशिया का है, न्यूयॉर्क फ्राइज कनाडा का है, और सनूक किचन सिंगापुर का है। तो ऑलरेडी इनके पास केएफसी, पिज्जा हट तो था ही, कोस्टा कॉफी भी था, वांगो भी था। अब इन्होंने टी लाइव जोड़ लिया, न्यूयॉर्क फ्राइज जोड़ लिया, और सनूक किचन भी जोड़ दिया। इस तरीके से, है ना। और सनूक किचन क्या कर रहा है, इसकी स्पेशलिटी है थाई और एशियन क्विजीन में, मतलब जो थाई क्विजीन जिसको कहा जाता है, थाई खाना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डीआईएल, यानी जो डीआईएल जो है, यानी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये एक अपना एक स्ट्रेटेजी पे चल रहा है, जिसका कंसोलिडेशन के स्ट्रेटेजी पे चल रहा, फूड ऑन द गो, यानी तुरंत ऑन द डिमांड, मतलब खाना मिल जाए। और हाउस ऑफ ब्रांड्स, मतलब इसके पास हाउस ऑफ ब्रांड्स का मतलब होता है कि ऐसा स्टोर जहाँ पे कई तरीके के ब्रांड हों। तो इनका एक्सपेंशन लगातार चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि मतलब इनका लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ये सभी ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में आ गए हैं। चाय में भी हो गए, पिज्जा में भी हो गए, एक तरीके से देखा जाए फास्ट फूड में है ये लोग। तो और इनका जो स्टोर भी है, इनका स्टोर लगातार बढ़ ही रहे हैं। और इनका इनका जो टारगेट है वो लगभग 2024-25 में, यानी 2024-25 यानी जो अभी मार्च 25 आएगा, तब तक इनका जो टारगेट है कि 2000 स्टोर इनका कंप्लीट हो जाए। और अभी यानी 2025 का जो शुरू हुआ है, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, 122 नेट न्यू स्टोर्स खोल लिए हैं। हाफ ऑफ द ईयर मतलब 2024-25 वाले का ही जो फर्स्ट हाफ, यानी कहा जाए कि जो मार्च से शुरू हुआ, अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल से लेकर सितंबर तक फर्स्ट हाफ जो कहलाएगा, उसमें 122 इन्होंने स्टोर जोड़ा है। और 68 और भी नए स्टोर जोड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से उनका टारगेट है कि लगभग 2000 स्टोर इस मार्च तक इनका कंप्लीट हो जाएंगे। और अलग अलग ब्रांड भी ऐड कर रहे हैं, है ना। इनका जो है 999 स्टोर इनके केएफसी के हैं, 599 स्टोर पिज्जा हट के हैं, और 207 स्टोर ऑलरेडी कोस्टा कॉफी के हैं। और जिस तरीके से ये वो कर रहे हैं,
अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनका कंजम्पशन, इनका खर्च, मतलब इनकम भी लगातार बढ़ती ही जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक फास्ट फूड और इस तरीके का खाने का भी चलन बढ़ता जा रहा है, और डिलीवरी का भी एक क्रेज अच्छा इंडिया में चल रहा है। अच्छा, देवयानी का मैं आपको दिखाता हूँ कि देवयानी भी हमारे पोर्टफोलियो में है। हमारे पोर्टफोलियो से मतलब ये है कि जो मैं एक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, उस पोर्टफोलियो में मैं आपको दिखाता हूँ ये, और उसका हमारा रिटर्न अपन देखते हैं कि क्या है रहा है उसका, देवयानी इंटरनेशनल का रिटर्न। देवयानी ये है, देखिए अभी मतलब ये 9 जनवरी को इसको मैंने अपडेट किया था। 9 जनवरी को ये खरीदा था 156 रुपए के रेट पे, अभी चल रहा है 187 रुपए, और लगभग 20% का रिटर्न दे चुका है। 20% का रिटर्न मतलब, जबकि अभी इसको खरीदे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है कि इनके पोर्टफोलियो मैंने साल भर पहले ही खरीदा था, साल भर भी नहीं हुआ होगा, 6 महीना करीब हुआ है, और उसके पहले भी मैंने पढ़ा था। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि देवयानी आज क्या चल रहा है। देवयानी, हालांकि मार्केट इतना गिरा है, आज 178 चल रहा है, और जो पहले का था इनका 187, मतलब थोड़ा सा गिरा है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि 6 महीने में 20% का रिटर्न भी बहुत होता है, जबकि मतलब अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड भी जो है साल भर में 15 से 20% का ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाते हैं। और ये लगभग जो है, अभी मैं इनके अभी कल या परसों मैं इनके पोर्टफोलियो में कुछ और खरीदने वाला हूँ। तो मेरा जो टारगेट है इनके में, जो मैं ये पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, इसमें जो है, इसमें देवयानी इंटरनेशनल और प्लस नारायण हृदयालय, ये दो ऐड करने का मेरा विचार है कि इस पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा मैं। अब एक तीसरा मैं आपको और इस जो आज इस बिजनेस इंडिया के लिसनिंग पोस्ट में दिया हुआ है, उसके बारे में और अपन चर्चा कर लेते हैं। दीपक नाइट्राइट, ये इसको, दीपक नाइट्राइट ये है। दीपक नाइट्राइट जो है, ये केमिकल सेक्टर में है। दीपक नाइट्राइट केमिकल सेक्टर में काम करता है, और अभी हालांकि पिछले 1-2 साल से केमिकल सेक्टर चल नहीं रहा था अच्छा। काफ़ी चला था पहले, अभी 1-1.5 साल पहले तक केमिकल सेक्टर अपने यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड में था। मतलब लोग आँख मूंद कर केमिकल सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। और अभी जो है, ये थोड़ा-सा अब फिर जो है डिमांड में थोड़ा बहुत मैंने देखा कि अभी आना शुरू हुआ है। अभी अब डाटा पे अपन चलेंगे तो मैं दिखाऊँगा। फिलहाल अपन डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में, कि इसके बारे में बिज़नेस इंडिया क्या कह रहा है। दीपक नाइट्राइट तरह-तरह के केमिकल बनाता है, जिनमें एग्रो केमिकल्स हैं, कलरेंट्स हैं। कलरेंट्स मतलब जो पेंट वगैरह में और ये सब में से इस्तेमाल होते हैं, या प्रिंटिंग वाले में, कपड़ा रंगने में, ये सब में। रबर के लिए रबर बनाता है, फार्मास्यूटिकल्स बनाता है, स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स बनाता है। और कंपनी क्या और क्या बनाता है, केमिकल इंटरमीडिएट्स भी बनाता है। केमिकल इंटरमीडिएट्स मतलब कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनसे कोई और भी दूसरे केमिकल बनाए जा सके। और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह इसका बिजनेस है। मतलब इंडिया में तो है ही, और विदेश में भी ये सप्लाई करते हैं विथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और इनका बहुत अच्छा रेजिलियंट परफॉर्मेंस रहा है, जबकि मतलब इस बीच में केमिकल स्टॉक बल्कि गिरे हैं। 1-2 साल पहले तो काफ़ी चले हैं, लेकिन अभी पिछले 1 साल से लगभग गिर रहे थे। इनमें इनका एक सेगमेंट है, फेनोलिक्स सेगमेंट, जो कि इनका 55% का इनका रेवेन्यू को पूरा का पूरा, मतलब जो रेवेन्यू आता है उसमें से 55% इनका फेनोलिक्स केमिकल से आता है। और इसमें इनको लगभग 19% का इबिट्टा मार्जिन, मतलब कि जो बिजनेस कहा जाए कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं या लगाते हैं, अर्निंग बिफोर आईटी और डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, इसके पहले, यानी इनका 19% की कमा इबिट्टा ठीक ठीक नहीं माना जाता है। यानी इनका जो बेचते हैं, वो कहा जाए कि 1900 रुपये का सामान बेचते हैं, तो लगभग 19% का इनको प्रॉफिट मिलता है। उसमें से फिर खर्चे निकलेंगे, वो अलग चीज़ है। और इनका जो बिजनेस सेंटिमेंट है इस क्वार्टर में अच्छा रहा है। हालांकि मतलब अच्छा नहीं रहा है, म्यूटेड रहा है। म्यूटेड रहा मतलब कि थोड़ा सा शांत टाइप का रहा।
क्योंकि अभी इस बीच में आप देखे होंगे कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यानी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा था, इधर मिडिल ईस्ट में भी लड़ाई चल रही थी, इजराइल गाजा का, है ना? तो इस तरीके से थोड़ा सा डिमांड कम थी, और यूरोप में भी थोड़ा सा मंदी चल रही है, और तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिमांड कम थी, लेकिन फिर से ऐसा कहा जा, ऐसा मतलब आ रहा है कि शायद ये थोड़ा सा अभी अब डिमांड बढ़े। इस बीच में आप लोग देखे होंगे कि गाजा वार की वजह से, मतलब जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है उसकी वजह से क्रूड ऑयल भी के जो प्राइस है वो भी काफ़ी थोड़ा सा ऊपर नीचे काफ़ी हो रहे थे। तो इनका भी थोड़ा सा अच्छा पिछले कुछ समय तक परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजी के तहत हम पूरी दुनिया के लिए केमिकल बनाना चालू रखेंगे। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं, कई प्रोजेक्ट ये नए खोल रहे हैं जो कि लगभग कंप्लीशन की स्थिति में आ चुके हैं। कब? अगले 6 महीने के अंदर-अंदर, है ना? जिसमें से उन जो फैक्ट्री जो खोल रहे हैं उनमें बनाएँगे क्या, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन, हाइड्रोजनेशन ब्लॉक्स, होटोक्लोरिनेशन, एसीटोफिनोन, क्यूमेन, ये कई अलग-अलग टाइप के केमिकल्स के नाम हैं जो कि ये लोग बनाते रहते हैं। और साथ में ये एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी खोल रहे हैं। और इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी कमीशन किया है, कमीशन मतलब शुरू किया है, जो कि मल्टी फ्यूल बॉयलर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मल्टी फ्यूल बॉयलर। मल्टी फ्यूल मतलब जिसमें कई तरीके के ईंधन के साथ जो केमिकल बनाने के लिए बॉयलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वो अगर आप स्टडी करेंगे तो आगे समझ में आएगा। और एसएससी यूनिट, एडवांस प्रोसेस कंट्रोल यूनिट सिस्टम, और हाई प्रेशर फ्लोरिनेशन एसेट्स, ये सब भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इनका जो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और ये जो डिमांड अगर बढ़ेगी जो जो इस केमिकल सेगमेंट की, तो ये उसको ज़्यादा फुलफिल भी कर पाएंगे। तो ये हो सकता है कि ये धीरे धीरे, और ये क्या कर रहे हैं कि द कंपनी है साइन एग्रीमेंट भी इन्होंने साइन किया है, किससे? मेसर्स कंपनी से कुछ लाइसेंस लिया होगा कुछ नए तरीके के केमिकल बनाने का, जिनका डिमांड इंडिया में होगा। और टिंसेओ पीएलसी से भी मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस लिया है, 1,65,000 टन ऑफ पॉलीकार्बोनेट रेजिन्स। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि मतलब हम दिस प्रोजेक्ट विच एंटेल्स ए कमिटमेंट ऑफ 5,000 करोड़, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये ऑपरेशनल लगभग 3 साल के अंदर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में इन्होंने एग्रीमेंट भी किया है किसके साथ? आफ्टेक 2,50,000 टन पॉली प्रोपिलीन किससे लेंगे? पेट्रोनेट एलएनजी, ये भी एक अच्छी कंपनी है इंडिया की, इससे लेंगे। तो इस तरीके से करके और इनका ये जो प्लांट जो बना रहे हैं, जिसमें 5,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, ये इनका फर्स्ट, कहा जाए कि इंडिया में कहा जाए कि फर्स्ट प्लांट होगा जो कि एडवांस पॉलीमर बनाएगा, है ना? एडवांस पॉलीमर सच एज पॉलीकार्बोनेट इन द कंट्री। तो ये अभी तक तो इंपोर्ट, अगर यानी पहली बार बना रहे हैं, इसका मतलब कि अभी तक इंपोर्ट होता था, और इंपोर्ट का आप जानते हैं कि ज़्यादा पोर्शन तो चाइना से ही होता है। तो यहाँ पे ही अगर बनने लगेगा तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सस्ता ही पड़ेगा, तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। अब अपन देखते हैं कि दीपक नाइट्राइट का क्या रहा है पिछले कुछ समय में परफॉर्मेंस, इसको अपन देखते हैं मनी कंट्रोल पे। दीपक नाइट्राइट आज 0.5% बढ़ा है। पिछले कुछ समय से इसमें हालांकि बेरिश दिखा रहा है, और पिछले कुछ समय से, यानी कहा जाए कि अक्टूबर से लगातार गिरता ही जा रहा है। अक्टूबर में आज ये लगभग 3,000 के आसपास था, 2,970, और अभी 2,300, यानी ऑलमोस्ट समझिए कि 700 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो अभी इसमें तुरंत तो खरीदने लायक नहीं है, लेकिन अपन देखते हैं कि जो हमने डाटा मेंटेन किया है उसमें केमिकल सेक्टर क्या दिखा रहा है। अब जैसे एसआरएफ भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, इसके बारे में किसी दिन आगे अपन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद है नवीन फ्लोरिन, ये भी केमिकल सेक्टर की ही कंपनी है। ये हालांकि कॉनकॉर्ड बायो और बायोकान, ये तो मेडिकल सेक्टर की कंपनी है, ये भी कहा जाए कि केमिकल की प्रॉक्सी ही इनको अपन कह सकते हैं, है ना? तो अभी ये देखिए, मतलब एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन पिछले 6 दिन में, ये 6 दिन का डेटा है, पिछले 6 दिन में 8% और 10% का रिटर्न दिया है। जबकि इस बीच में शायद ही कोई ऐसे मतलब स्टॉक होंगे जिन्होंने कुछ रिटर्न दिया हो। इसका मतलब कि केमिकल सेक्टर भी रिटर्न देने में पिछले कुछ समय में ठीक ठाक था, भले काफ़ी चल नहीं रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये चलना शुरू हुआ है।
तो मेरा ख्याल है कि अभी तुरंत तो खरीदने लायक नहीं है ये, लेकिन अगर इसको आगे कुछ समय के लिए, कुछ समय थोड़ा अपन देख लें, और अगर मार्केट स्टेबलाइज होता है तो ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए, दीपक नाइट्राइट भी, केमिकल सेक्टर ऑलमोस्ट गिरा ही हुआ था, चल नहीं रहा था, और अभी कुछ ये साइन दिख रहा है इसमें अपने को ये चलने का, कि पिछले 6 दिन में 10% 8% चला है, मतलब कि थोड़ा सा ये बढ़ने का चांस मुझे लग रहा है। तो अपन ने आज स्टॉक 3 डिस्कस किया। एक नारायण हृदयालय जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, और मेडिकल अभी डिमांड में ही है, इतना मार्केट गिरा, लेकिन अधिकतर फार्मा कंपनियां, हॉस्पिटल कंपनियां ये जो है नहीं गिरी, यानी इन्होंने एक अच्छा रेजिलियंट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो जैसे जो लोग लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2-3 साल 4 साल, क्योंकि 1-2 साल के लिए तो बहुत शॉर्ट टर्म हो जाता है, और इतना वॉलेटिलिटी रहेगी कि मतलब कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर लंबे समय के लिए एक हम अच्छा पोर्टफोलियो अपना अगर बनाना चाहते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल स्टॉक जरूर होना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे को नारायण हृदयालय ठीक लग रहा है। फिर देवयानी इंटरनेशनल का मैंने दिखाया कि लगभग 6 महीने 20% का इन्होंने रिटर्न दिया है। अभी अगर हम यहाँ देखें, इसमें है क्या हमारे डेटा में देवयानी का, अभी तो नहीं है, मतलब अभी तो गिर रहा है, लेकिन अगर इस गिरे को जोड़ने के बाद भी 20% का रिटर्न है, इसका मतलब कि ये और ज़्यादा रिटर्न दिया होगा, पिछले 2 महीने 3 महीने में गिरा है। यानी मेरे ख्याल से, मैं इसको काफ़ी दिन से देखा नहीं था अपने इस पोर्टफोलियो में, ये लगभग मेरे ख्याल से 30-40% का रिटर्न दे चुका होगा। हालांकि लिया मैंने इसमें ज़्यादा नहीं था, मात्र 10 की क्वांटिटी है, लेकिन इसको अब बढ़ाने लायक है। तो इसको देवयानी भी लिया जा सकता है, दीपक नाइट्राइट, चूंकि केमिकल सेक्टर भी चलना थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, तो इसको अपन अपने हिसाब से देख के कुछ चला सकते हैं। तो चलिए, आज यही, चूंकि बिजनेस इंडिया की मैगजीन आज ही आई थी, तो मैंने सोचा कि इसमें जो मैंने पहले ही बताया था कि इसका ये पेज जरूर आप लोग देखा करिए, लिसनिंग पोस्ट। तो ये 3 स्टॉक अपने को मिले हैं, इनको अपन अपने डेटा में इसको एंट्री कर लेंगे। अभी जैसे मैं इसको अपने डेटा में एंट्री कर लेता हूँ, रिकमेंडेशन में यहाँ पे इसको एंट्री कर लेता हूँ। देवयानी तो ऑलरेडी एंटर्ड ही है, पहले भी एंटर्ड है। ये कब? 6 जनवरी। अच्छा देखिए, जब ये 6 जनवरी वाले में है, और इसको दोबारा नहीं, 6 जनवरी, इस अभी ही इसकी एंट्री हुआ है। ठीक ठीक, यानी मैंने इसको कर लिया था, लगता है कल ही मैंने इसको एंट्री किया है। देवयानी को, दीपक नाइट्राइट को भी कर लिया था 6 जनवरी, और एनएच, एनएच मतलब कि ये कौन सा स्टॉक है? नारायण हृदयालय। इस तीनों को मैंने एंट्री कर लिया है अपने, और इसको परफॉर्मेंस में मैं देखता रहूंगा। ये देखिए, ये जो है इसमें एक KRSNAA, ये एक स्टॉक है, ये भी मेडिकल से ही रिलेटेड है। इसको देखते हैं ये क्या चीज है। KRSNAA, कृष्णा डायग्नोस्टिक, ये देखिए, ये भी मेडिकल सेक्टर का स्टॉक है ना। इसको बिजनेस इंडिया ने कब रिकमेंड किया था? बिजनेस इंडिया ने इसको रिकमेंड किया था 14 अक्टूबर को। अक्टूबर से लेकर लगातार मार्केट गिर रहा है, लेकिन कृष्णा डायग्नोस्टिक ने इस बीच में भी 3.76% का रिटर्न दिया है, जबकि अधिकतर स्टॉक आप देखेंगे तो मतलब जो ये अधिकतर स्टॉक हैं काफ़ी गिरे हुए हैं, लेकिन कृष्णा डायग्नोस्टिक ने अक्टूबर से लेकर अभी तक लगभग 4% का रिटर्न दे दिया है। ये भी एक मतलब अच्छा स्टॉक है, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। तो अगर जब तक ये आज देखिए, कृष्णा डायग्नोस्टिक कितना बढ़ा है? 4% बढ़ा है। अरे बाप रे, मतलब 4.21% बढ़ा है आज। यानी एक अपन देख ही रहे हैं कि मजबूत शेयर है ही, और आज भी बढ़ा है 4%। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने लायक है, चूंकि अभी मुझे भी लग रहा है कि 1-2 साल तक तो मेडिकल और हॉस्पिटल का डिमांड रहेगा ही, और अगर लंबे समय के लिए देखें तो भी डिमांड रहने वाला है। तो KRSNAA यानी कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, इसमें भी इन्वेस्टमेंट अपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो बिजनेस इंडिया में रिकमेंड हो रहा है, मैं इसका एक डेटा भी बना रहा हूँ, ताकि ये अपने को मालूम रहे कि जो इन्होंने रिकमेंड किया है उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था। आप देखिए, मैंने एक दिन अभी पिछले वाली मैगजीन में आया था, इप्का लैब के बारे में आपको बताया भी था। उसका भी रिटर्न जो है 23 दिसंबर से था 0.15%। अपन कह सकते हैं कि गिरा नहीं है, कम से कम ये भी एक बड़ी बात है। इस बीच में जहाँ 8-10% सभी शेयर गिरे हैं, ये गिरा नहीं, मतलब ये भी इप्का लैब, ये भी दवाई से ही रिलेटेड है।
ये भी एक अच्छा स्टॉक है। तो अगर जिसको लंबे समय के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना है, मेरा तो ये कहना है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत आप पैसा इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। मतलब शेयरों में भी, केवल ऑप्शन और फ्यूचर इन्हीं में ही पैसा नहीं मिलता है, इनमें भी आप देख रहे हैं कि ठीक-ठाक पैसा का इनकम होती है। और ऑप्शन तो है जो आप मान लीजिए करना है, अगर थोड़ा बहुत मार्केट अगर अच्छा रहे, ईज़ी पैसा अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो पैसा बनेगा, वो शेयरों में ही बनेगा। और ऐसे ही अच्छे-अच्छे शेयर अपन को ढूँढ के उसमें इन्वेस्ट करना होगा। उन्हीं में से हो सकता है कोई अपने को मल्टी बैगर मिल जाए, 8-10 शेयर अपन इन्वेस्ट करते जाएँ, कभी 1000 किसी में, कभी किसी में 2000, कभी किसी में 10,000, जो भी पैसा अपने पास आए, तो हो सकता है कि आगे चल के एक अच्छा अपने पास पोर्टफोलियो बन जाए और रिटायरमेंट के समय तक के लिए। चलिए बस आज यही इतना डिस्कशन करना था। कल देखते हैं कि कल अपन क्या डिस्कस करेंगे, है ना? अब ये मैं क्लोज़ करता हूँ आज का ये लाइव स्ट्रीम को, और अपना कमेंट में बताइए कि कैसा रहा है। अगर अच्छा रहा तो गुड आप लोग कमेंट कर दीजिए।